Hello everyone. So now we are determining the location of the shear center. Before starting this, I want to clear that the basic terminology of the shear center we already discussed in our previous lecture, and now we are proceeding for the determining the location of the shear center. कि shear center की जो हमारे location होती है, वो कैसे कैसे हम locate करते हैं उसे. So this is the figure here. Three figures are performed here. अगर ये जो आपका मान लीजिए चैनल सेक्शन है और ये आपका जब भी ट्विस्ट कर रहा है या इस पे एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो इसकी जो बेंडिंग हो रही है वो डिफरेंट टाइप से हो रही है. जैसे फर्स्ट फिगर में अलग हो रही है, सेकंड में अलग हो रही है, थर्ड में अलग हो रही है. इसी के रिगार्डिंग डिफरेंट शेप्स लिए गए हैं, आई शेप्स और चैनल सेक्शन. आई शेप में क्या होता है, जैसे कि शेयर सेंटर ये बताया कि अगर वो सिमेट्रिकल बेंडिंग है उसकी, तो उसका जो शेयर सेंटर होगा वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाएगा उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर के. ठीक है. तो जैसे कि अगर आप बात करिए आई सेक्शन पे कोई वर्टिकल लोड लग रहा है डाउनवर्ड, तो उसका शेयर सेंटर जैसे न्यूट्रल एक्सिस भी आपको दिख ही रहा होगा आई सेक्शन का, मैं पहले फिगर की बात कर रहा हूँ. तो उसके रिगार्डिंग जो उसका शेयर सेंटर है और उसका जो सेंट्रॉइड है वो सेम जगह से जा रहा है. बट उसी तरह सेम अगर वाई एक्स डायरेक्शन में अगर वर्टिकल कोई एक्स डायरेक्शन में कोई शेयर फोर्स लग रहा है तो भी उसका जो भी शेयर सेंटर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सेम जगह पे है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चैनल सेक्शन, व्हाट वी विल सी दैट देयर इज अ शेयर सेंटर, जो कि येलो से आपका यहाँ पे दिखाया गया है. ये पोर्शन जो है आपका, तो ये न्यूट्रल एक्सिस आपका हो गया, ये इसका सेंट्रॉइड हो गया कहीं से. अगर आपका वर्टिकल लोड लग रहा है या वर्टिकल शेयर एक कोई लग रहा है फोर्स, तो आपका शेयर सेंटर कुछ इस जगह पे आएगा. ठीक है, सेम एज इट इज. और ये जो एसएफडी या जो दिया गया है पर्टिकुलर उस मेंबर के हर पोर्शन पे कितना कितना लग रहा है, उसका नोटेशन जो लाइंस आपको दिख रही है. इसके अलावा अगर आप एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो तो भी ये इसका शेयर सेंटर यहाँ पे आएगा और ये ओवरऑल इसका सेंट्रॉइड हो गया इस पर्टिकुलर सेक्शन में. इसको हम आगे अभी और डिटेल में पढ़ेंगे. सो shear stress in thin walled open section. thin walled open section ऐसा हो गया कि मान लीजिए कोई बहुत पतली सी आपकी या थिन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मेंबर है ओपन स्ट्रक्चर का, तो उसमें आप शेयर सेंटर कैसे निकालोगे. तो जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, कंसीडर अ बीम हैविंग अ थिन वॉल्ड ओपन सेक्शन एज शोन इन अबव. ये आपका ओवरऑल एक कोई थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है. इसका एक्स वाई जी तीनों एक्सिस में आपने देखिए यहाँ पे एक्सिस बना दिया है. एक्स इसका एक छोटा सा एलिमेंट डेल एक्स लिया हुआ है. वी वाई डायरेक्शन में आपका एक शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है. ठीक है. उसके अलावा जो इसके ये तो हो गई वाई डायरेक्शन के फोर्स की बात. इसके अलावा जो इसकी बॉडी पे जो स्ट्रेस एक्ट करेगी उसको आपने टाउ एक्स एस से डिनोट किया. ठीक है. नाउ कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल एक्स. ये डेल एक्स की बात करी जा रही है एट अ सेक्शन एक्स एज शोन. एक्स सेक्शन पे ये आपने एक्स डायरेक्शन पे एक छोटा सा एलिमेंट डेल एक्स ले लिया. ठीक है. नाउ फॉर फोर्स इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन व्हाट वी विल गेट दैट टाउ एस एक्स इनटू टी एस. टी एस इसकी थिकनेस है. ठीक है. इनटू डेल एक्स माइनस लिमिट आपकी कहां से लगाएंगे, देखिए यहाँ पे एस इज इक्वल टू 0 है और इसकी ओवरऑल जो पेरीमीटर हो जाएगी वो हो जाएगी एस. ठीक है. और थिकनेस इसकी किससे रिप्रेजेंट करी आपने, टी इंटू एस से. एस इज इक्वल टू 0 से लेके एस इज इक्वल टू एस तक लिया गया. ठीक है. फोर्स इक्विलिब्रियम आपका किस डायरेक्शन में बनेगा, तो कैसे बनेगा, टाउ एस एक्स मतलब स्ट्रेस इसकी मल्टीप्लाइड बाई कितनी लेंथ पे लग रही है, टी एस पे लग रही है, और दूसरे डायरेक्शन मतलब फोर्स इनटू एरिया होता है ना. फोर्स आपका क्या क्या लग रहा है, टाउ एस एक्स कहाँ पे लग रहा है, टी एस पे और डेल एक्स पे. एक टी एक डायरेक्शन ये हो गया, एक एक्स का डायरेक्शन हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एस सिग्मा एक्स इंटू टी इंटू डी एस. मतलब सिग्मा इंटू कहाँ डिस्टेंस पे लग रही है, वो टी डिस्टेंस पे लग रही है. ठीक. प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एस सिग्मा एक्स प्लस डेल ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स. अगर आप ये फिगर आप ध्यान से देखें आप, तो फोर्स इक्विलिब्रियम में अभी खाली मोमेंट नहीं समझते, खाली ये शियर फोर्स समझते हैं कि डेल एक्स आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, टाउ एक्स आपका इस पर्टिकुलर मेंबर में आ रहा है. ठीक है. ये देखिए दिख रहा है टाउ एक्स, ये आपका डेल एक्स सिग्मा एक्स हो गया, ये आपका टाउ एक्स हो गया, और इस तरफ जो जाएगा आपका सिग्मा एक्स प्लस डेल ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू
कितने पोर्शन पे लग रहा है वो, डेल एक्स पे। वही चीज यहाँ की गई और ओवरऑल इंटीग्रेशन किया गया टी इंटू डी एस से, जैसा कि इसमें किया गया था। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम के इक्वल में जीरो हो जाएगा वो। ठीक है, for example if tau sx is equals to minus 1 upon ts 0 to s sigma del of sigma x upon del x tds where ts is equal to thickness of the wall small s, and when we are observing that the moment in y direction is equals to 0, then normal stress sigma x is given by sigma x is equals to y into iy minus z into iyz upon iyz square minus iyiz into overall multiplied by mz. So अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका डेल ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, और उस राइट हैंड पोर्शन पे डेल ऑफ एम एज जेड अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। Recalling from strength of material that del mz upon del x is equals to minus vy, तो ये माइनस vy इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन वी गेट tau sx is equals to vy upon ts 1 upon iyz, सेम यही चीज लिखी हुई है कोई, ठीक है, 1 upon iyz स्क्वायर माइनस iyz इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू s y माइनस जेड इंटू आई वाई जेड इंटू टी डी एस। इसी को आगे समराइज करके हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्यू जेड क्यू आई आ जाएगा, जो कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया about the z and y axis respectively. Okay, since for shear center twisting cost is zero, the moment due to shear stress is equals to the moment due to the load applied, hence vy into ez is equals to moment of tau sx about centroid. So basically ये आपका ओवरऑल जो पूरा टर्मिनोलॉजी है शेयर सेंटर की, इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया है। Now moving forward towards our next topic, which is all about the shear center in real life situation. तो अगर आपका ये चैनल सेक्शन है तो उसका कुछ फिगर इस तरीके से बना हुआ है जिसमें आपके अलग अलग कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जैसे शेयर। अगर आप चैनल सेक्शन की बात करें तो ये आपका मेंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, Purlin, construction of purlins. A purlin is any longitudinal horizontal structural member in a roof. रूफ में जो है आपका अभी तक शेयर सेंटर का ये जो भी चैनल सेक्शन का फिनोमेना चल रहा था, ये बेसिकली रियल लाइफ में हमें पर्लिन के तौर पे देखने को मिलेगा, जो कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स की जो रूफ होती है उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। ओके, the point of application of load is important depending on the cross section of purlin. मतलब कि जब भी आप पर्लिन रखेंगे यहाँ पे तो जेड पर्लिन हो गया ये, ठीक है, ये चैनल सेक्शन हो गया, ये भी चैनल सेक्शन पर्लिन हो गया, और ये ओवरऑल कहाँ सिचुएट है, आई सेक्शन। ठीक है, it is if an unsupported channel section is located closer to its shear center, it will take more load before buckling than if you put the load over the center of the channel, thus application being that you can get more load out of the same member. Useful in design of thin walled open steel sections are they are weak in resisting torsion.
अच्छा है, ये जो पर्लिन में हम इसका डिजाइन करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो थिन वॉल्ड मेंबर्स होते हैं वो टॉर्जन को बहुत ही कम रेजिस्ट कर पाते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए हम इनको इस वे में डिजाइन करते हैं कि आपका बकलिंग टॉर्जन फिनोमेना ना आने पाए। ठीक है। Shear center problem. A beam has the cross section composed to thin rectangulars as shown in figure. The load on the beam is lie in the plane perpendicular to the axis of symmetry of cross section and so located that the beam does not twist. Bending load cause for any section and shear vertical shear V determine the location of shear center. So here is the basic problem regarding the shear center performed here. ये आपका ओवरऑल सेक्शन बना हुआ है, इसमें आपको शेयर सेंटर निकालना है। इसकी बेसिक डायमेंशंस आप ये देख लीजिए कि इसमें इंचेस में दिया हुआ है सब कुछ, और अलग अलग मेंबर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर दिए गए। जैसे पहले मेंबर के लिए यहाँ पे V1 दिया है, फिर ये इसके लिए V2 दिया है, इसके लिए V3, V4 और ये V5। ठीक है। सो V1 इज इक्वल टू, अच्छा ये सिमेट्री बन रहा है आपका कुछ यहाँ पे, तो V1 तो आपका V5 के बराबर हो गया, V4 V3 के बराबर हो गया, और V3 आपको निकालना है। ओके। सो ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से दैट Q is equals to 2 minus Z by 2 into Z into T, where V1 is equals to integration of V2 minus Z upon 2 into ZT upon IT into T into DZ। सिमिलरली इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, V1 हमारा निकल आएगा, एज इट इज हमारा V2 निकल आएगा। वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू DA। Q क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में, P by 4 1 by 2 into E plus 3 by 2 minus 1 by 4 into X into T into E इज इक्वल, इसको पूरा समराइज कर लेंगे तो हमारा V2 की वैल्यू निकल आएगी 1.54 VT अपॉन I। सिमिलरली अगर हम ओवरऑल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा वो क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली ये दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, इसका शेयर सेंटर हमें निकालना है, ओवरऑल सारी डायमेंशन पता है, इसेंट्रिसिटी भी दी हुई है इसमें। ओके। तो आज सिमेट्री बन रहा है ये भी, तो V1 V5 V2 V4 और आपका जो V2 है V3 है वो तो सेम ही रहेगा। सिमिलरली हम इसका सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। सेंट्रॉइड निकालने के लिए सिमिलरली जैसा कि आप करते हैं BD क्यूब बाई 12 प्लस AH स्क्वायर से आप निकाल लेंगे। IZZ आपका आ जाएगा 86.656 इंचेस टू द पावर 4। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट एरियाज ऑफ द लोकेशन शोन एज फिगर आर QZ1 0.5 इंटू S1। S1 आपका कौन सा एरिया है, ये आपका S1 है, ये आपका S2 एरिया हो गया। और ये क्योंकि आप ओवरऑल फिगर को देखिए, अगर आप सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को लीजिए तो आप कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक S1 है, यहाँ से यहाँ तक S2 है और यहाँ से यहाँ तक S3 है। ठीक है। तो QZ1 इज इक्वल टू पॉइंट S1 का हाफ इंटू 6 माइनस S1 बाई 2। सिमिलरली QZ2 क्या हो जाएगा, 0.25 ऑफ S2, S2 का 1/4 in multiplied by 3 plus 0.25 by 2 plus 3 into 0.5 into 4.5। QZ2 के फाइनलाइज करके ये वैल्यू आ जाएगी। QZ3 के केस में 0.5 into 3 into 1.5 plus 0.25 into 3 into 3 plus 0.25 by 2 plus 3 into 0.5 into 4.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.344 इंचेस क्यूब। ये आपका हो गया टोटल मोमेंट एरियाज। उसके बाद शेयर सेंटर निकालने के लिए शेयर स्ट्रेसेस निकाल एट दीज लोकेशंस आर T1 इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला वही वाला पुराने जैसे हमने किया था उसी तरह हम कैलकुलेट करके ओवरऑल ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैनल सेक्शंस शेयर सेंटर। इसके अलावा आर के बंसल की राइटर हैं, उनकी बुक अगर आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की रेफर करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें और भी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो ये और भी चीज़ें इसकी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके।
नाउ शेयरिंग स्ट्रेस इन अ थिन वॉल्ड मेंबर्स। तो यहाँ पे आपका एक आई सेक्शन परफॉर्म किया गया है। यहाँ पे फॉर अ वाइड फ्लैंज बीम द shear flow increases symmetrically from 0 at A and A dash reaches a maximum at C and then decreases to 0 at E and E dash. मतलब कहने का ये है the continuity of the variation in Q and the merging of the Q from section branches suggests an analogy of the to fluid flow. मतलब कहने का ये है कि आपका ये फिगर है ओवरऑल एक आई सेक्शन, ठीक है, इसकी थिकनेस टी है, ठीक है, और फ्लैंज की और वेब की दोनों की थिकनेस टी है, ये न्यूट्रल एक्सिस आपका जा रहा है। बट जो आपका क्यू है, ठीक है, द शेयर फ्लो जो है आपका, तो ए से लेके ए डैश तक Q1 और Q2 मिला, ये Q1 और Q2 यहाँ मर्ज होके Q में आ गया, और यहाँ इस पॉइंट पे जैसे ही आएगा ये Q1 और Q2 में फर्दर डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द shearing stress in thin walled members like I section. Okay. Now a numerical problem is performed here for the टोटल शेयर स्ट्रेस एट अ पॉइंट ए निकालनी है आपको। आपको इसमें एक आई सेक्शन दिया गया है जिसका ओवरऑल डायमेंशन क्वेश्चन में गिवन है। आपसे ये कहा जा रहा है नोइंग दैट द वर्टिकल शेयर इज 220 किलोन्यूटन इन अ rolled steel beam, determine the horizontal shearing stress in the top flange at the point small a located 108 mm from the edge of the beam। आपसे ये जो आपका शेडेड पोर्शन है खाली, इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल शेयरिंग स्ट्रेस निकालनी है। तो शेडेड एरिया का सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लें, 108 मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय 122। देखिए यहाँ पे किया गया है, वो उसकी वैल्यू कुछ आ गई। उसके बाद टोटल शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, पी वी क्यू अपॉन आई टी। वी क्यू अपॉन आई टी के लिए वी आपका क्वेश्चन में गिवन है 220 किलो न्यूटन, क्यू आपने अभी सॉल्व करके निकाला है। इसके बाद आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ओवरऑल, जो कि आपका एक्स के रिगार्डिंग दिया हुआ है, ठीक है, 164 इंटू 10 टू द पावर 6 mm4। एंड टी क्या है, टी आपकी थिकनेस है विच इज गिवन एज 19.6 mm। इससे आप टाउ की वैल्यू या फिर जो भी आपकी शेयर स्ट्रेस निकल रही है उस पर्टिकुलर स्मॉल ए पॉइंट पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, so this is the basic small numerical about the I section and to find the value of horizontal shearing stress. Okay, now moving forward towards our next numerical type. So now if a shear load is applied such that the beam, मतलब शेयर डिस्ट्रीब्यूशन आपका अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर में यहाँ पे दिखाया गया है कि ये क्यू इंटेंसिटी का लग रहा है, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आप इसको आप इस तीन अलग अलग पोर्शन में इसको डिवाइड कर लीजिए, ए बी, बी डी और डी। ए बी पे आप कह रहे हैं एफ से डिनोट किया है, बी डी पे हमने वी से डिनोट किया और डी ई पे एफ डैश से डिनोट किया है। टाउ एवरेज ओवरऑल जो शेयरिंग स्ट्रेस इसकी होगी वो तो आ जाएगी वी क्यू अपॉन आई टी, जैसा कि हमने पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। But in case of only the direction of D to B, what we will get, the V is equals to integration of Q into ds with the limit of B to D. Similarly, if we are talking about only F, the limit shall be of A to B of and the integration of Q into ds. Okay, और अगर आप F डैश की बात करेंगे तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
D to E Q into DS. ठीक है. F and F dash indicate the couple FH and the need for the application of a torque as well as the shear load, where FH is equals to V. When the force P applied at a distance small e to the left of the web center line, the member bends in a vertical plane without twisting. It means कि जैसा कि आपको ये बताया था कि अगर ट्विस्टिंग से आपको इसको अगर एलिमिनेट करना है, ट्विस्टिंग फिनोमेना पर्टिकुलर थिन वॉल मेंबर में, तो आप क्या करेंगे, उसमें ट्विस्टिंग नहीं आने देंगे, मैक्स टू मैक्स यही करेंगे, कुछ इसेंट्रिसिटी पे लोड प्रोवाइड करेंगे. ओके. अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा और, ये जो थर्ड फिगर है इसको आप देखें, तो आपका कुछ पोर्शन पे जाके फिर आपका देखिए पी लोड लग रहा है यहाँ पे कुछ इसेंट्रिसिटी पे, जो कि इसकी ट्विस्टिंग को अवॉइड करेगा. ठीक है. So due to resisting the twisting phenomena, this concept is all about. Also the point O जो होगा आपका referred as the shear center of the beam section. इसीलिए जो मैंने चैनल सेक्शन में आपको बताया था वो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे परफॉर्म होके आएगा, shear center. ओके. ये O पॉइंट इसका shear center है, जहाँ पे आप एक्सटर्नल लोड लगाओगे तो इस पूरे स्ट्रक्चरल मेंबर में थिन वॉल स्ट्रक्चर जो है इस पे ट्विस्टिंग फिनोमेना परफॉर्म नहीं होगा. ओके. Now there is a numerical performed here for the determination of the shear center of a channel section, in which the language states that determine the location for the shear center of a channel section with B is equals to 100 mm, H is equals to 150 mm and T is equals to 4 mm. As we know that eccentricity is given as E is equals to FH upon I, where F is equals to, F को आप simply जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि आप 0 से B ले लेंगे, फिर Q into DS. Q आपका क्या है, VQ upon I, VQ upon I, V upon I बाहर आ जाएगा, कैपिटल Q आ जाएगा, कैपिटल Q आप क्या कह सकते हैं, S into T upon into H by 2. इसको पूरा इंटीग्रेट करके हम वैल्यू निकालेंगे, VTHB square upon 4I. Okay. Now we are calculating the moment of inertia of that particular channel section. What we will get in inertia of web plus 2 into inertia of flange. If we are talking about the flange, B is 4 mm and H is equals to 150 mm. ठीक है. तो TH cube upon 12 हो जाएगा, प्लस 2 into in bracket BT cube by 12 plus AH square. A कितना हो गया, B into T, और हाइट कितनी हो गई, H by 2. इस सेंटर से लेके यहाँ तक की हाइट H by 2 हो गई. उससे आपने इनर्शिया कैलकुलेट किया, which gives the value of 1 by 12 TH square in bracket 6B plus H. Now if we are talking about the eccentricity is equals to B upon 2H upon 3B channel section के केस में, उससे हम eccentricity यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे. So this is the basic funda to calculate the shear center of a particular eccentricity. ये आपको निकालनी कि इतनी इस पॉइंट से eccentricity बेसिकली होती है ये कि shear center से लेके उसके एक्सिस तक की डिस्टेंस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस तक की. तो वो eccentricity अगर आपने निकाली, it means you know the shear center value for that particular channel section or different type of section. So for this lecture that is enough. I think the module 3rd is complete here, in which we studied about the first of all column and strut, different types of theories like Euler's theory and Rankine theory, and after that shear center के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं. इसमें हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स भी छोटे छोटे सॉल्व कर लिए हैं, इसके अलावा डीप कॉन्सेप्ट इसका ओवरऑल अंडरस्टैंड कर लिया है. सो फॉर दिस लेक्चर दैट इज इनफ. थैंक यू सो मच.